इतिहास के कुछ निशान सिर्फ पुराने खंडहर नहीं होते। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे उनके पत्थरों, सुरंगों और खाली कमरों में कोई अधूरी कहानी आज भी बंद है। सवाल कई हैं, जवाब बहुत कम। और शायद यही वजह है कि हजारों साल बाद भी ये जगहें इंसान को अपनी ओर खींचती हैं। नंबर 1, जियाओहे। मिट्टी के बीच दबा 2000 साल पुराना शहर। चीन के शिनजियांग के सूखे रेगिस्तानी क्षेत्र में एक ऐसी प्राचीन नगरी मौजूद है जिसे देखकर पहली नजर में समझना मुश्किल होता है कि यहाँ कभी हजारों लोग रहते होंगे। इसका नाम जियाओहे है। इसकी सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह शहर सामान्य तरीके से ईंटों को जोड़कर ऊपर नहीं उठाया गया था। यहाँ मौजूद बड़ी संख्या में रास्ते, मकान और सार्वजनिक संरचनाएं जमीन को काटकर और उसी मिट्टी के भीतर आकार देकर तैयार की गई थी। यह पूरा शहर एक अलग थलग पठार पर स्थित था। इसके दोनों किनारों से प्राकृतिक नदियां बहती थीं और पठार के चारों तरफ लगभग 98 फीट ऊंची खड़ी चट्टानें मौजूद थीं। यानी प्रकृति ने इसे पहले से ही किसी किले जैसा बना दिया था। शायद इसी कारण यहां विशाल कृत्रिम दीवारों की उतनी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन रहस्य यह है कि रेगिस्तान की मिट्टी से बनी इतनी बड़ी नगरी 2000 वर्षों से अधिक समय तक कैसे टिक सकी। जिस सामग्री को सामान्य रूप से पानी, हवा और मौसम आसानी से काट देते हैं, उसी मिट्टी में बने रास्ते और इमारतों के अवशेष आज भी पहचाने जा सकते हैं। यहां चलने पर ऐसा महसूस होता है मानो पूरा शहर किसी समय अचानक खाली हुआ और फिर धीरे धीरे रेगिस्तानी हवा ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। एक समय जियाओहे रेशम मार्ग का महत्वपूर्ण केंद्र था। व्यापारियों और यात्रियों के लिए यह जगह बेहद उपयोगी रही होगी। अलग अलग संस्कृतियां यहां से गुजरी होंगी और कभी इसके रास्तों पर लगातार आवाजाही होती रही होगी। लेकिन समय बदलने के साथ इसकी अहमियत भी बदल गई। अंततः मंगोल सेनाओं के हमलों के बाद शहर नष्ट हुआ और धीरे धीरे पूरी तरह वीरान हो गया। लोगों की आवाजें गायब हो गईं, लेकिन उनके घर मिट्टी में अपनी आकृतियां छोड़ गए। आज सबसे अजीब अनुभव उन खाली रास्तों को देखकर होता है। वहां कोई दरवाजा नहीं खुलता, कोई खिड़की रोशन नहीं होती और कोई इंसान इंतजार नहीं कर रहा। फिर भी शहर का नक्शा अब भी जमीन में मौजूद है। मानो रेगिस्तान ने जियाओहे को मिटाया नहीं, बल्कि उसे अपने भीतर बंद कर लिया हो। नंबर 2, अबुना येमाता गुह। आसमान के करीब चट्टान में छिपा चर्च। इथियोपिया में एक लगभग सीधी उठती बलुआ पत्थर की चट्टान के ऊपर ऐसी जगह मौजूद है जहां पहुंचना ही किसी परीक्षा से कम नहीं लगता। इसका नाम अबुना येमाता गुह है। यह चर्च जमीन से लगभग 846 फीट की ऊंचाई पर चट्टान के भीतर बनाया गया है। यहां तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को सामान्य सीढ़ियां या पक्का रास्ता नहीं मिलता। उन्हें नंगे पैर लगभग सीधी चट्टान पर चढ़ना पड़ता है। रास्ते में वे पत्थर में बने छोटे छोटे प्राकृतिक या घिसे हुए सहारों को पकड़कर ऊपर बढ़ते हैं। किसी आधुनिक सुरक्षा रस्सी पर निर्भर हुए बिना इस रास्ते को पार करना ही आज के समय में असाधारण लगता है। लेकिन सबसे कठिन हिस्सा चर्च के पास पहुंचने से ठीक पहले आता है। वहां एक प्राकृतिक चट्टानी किनारा है जिसकी चौड़ाई लगभग 20 इंच बताई गई है। उसके नीचे 650 फीट से अधिक की गहराई है। इसी संकरे किनारे से होकर आगे बढ़ने के बाद चर्च का प्रवेश मिलता है। अब सवाल उठता है, यदि वहां पहुंचना आज भी इतना कठिन है, तो 5वीं शताब्दी के आसपास चट्टान के भीतर पूरा धार्मिक स्थल आखिर कैसे बनाया गया होगा? प्राचीन कारीगरों ने किसी इमारत के लिए नीचे से पत्थर लाकर दीवारें खड़ी नहीं की। उन्होंने सीधे चट्टान के अंदर का हिस्सा खोखला करके पूजा का स्थान तैयार किया। इसका अर्थ है कि काम करने वालों को निर्माण के दौरान भी उसी खतरनाक ऊंचाई तक लगातार आना जाना पड़ता होगा। चर्च के अंदर प्राचीन धार्मिक चित्र भी मौजूद हैं। इतनी अलग थलग स्थिति ने संभवतः इन्हें बाहरी हस्तक्षेप से बचाए रखने में मदद की। लेकिन अबुना
यमातागु केवल अतीत का छोड़ा हुआ स्मारक नहीं है, आज भी स्थानीय श्रद्धालु यहां आते हैं। स्रोत के अनुसार कुछ स्थानीय माताएं नवजात बच्चों को पीठ पर लेकर इसी कठिन रास्ते से ऊपर जाती हैं ताकि धार्मिक संस्कार पूरे किए जा सकें। यही बात इस स्थान को और विचित्र बना देती है। जिस चट्टान पर अधिकांश लोग केवल नीचे देखकर ही घबरा सकते हैं, वहां सदियों पहले इंसानों ने अपना धार्मिक स्थान बनाया। आखिर उन्होंने इतनी दुर्गम जगह ही क्यों चुनी? शायद इसी ऊंचाई में उनके लिए कोई ऐसा अर्थ था जिसे नीचे खड़े होकर समझना संभव नहीं। नंबर 3, वॉर्जिया, पहाड़ के अंदर छिपा हजारों कमरों का शहर। जॉर्जिया के पहाड़ी इलाके में दूर से देखने पर एक सामान्य चट्टानी पर्वत दिखाई देता है, लेकिन उसके भीतर झांकते ही पूरा दृश्य बदल जाता है। चट्टान की दीवार में सैकड़ों खुले मुंह जैसे दिखाई देते हैं। ये प्राकृतिक गुफाएं मात्र नहीं हैं, बल्कि कभी एक विशाल भूमिगत नगर का हिस्सा थीं। इस जगह का नाम वॉर्जिया है। मध्यकालीन हमलों से बचने के उद्देश्य से पूरे पहाड़ को भीतर से काटकर एक ऐसा छिपा हुआ संसार तैयार किया गया जिसे बाहर से पहचानना बेहद मुश्किल था। स्रोत के अनुसार यहां कभी लगभग 6000 कमरे 13 अलग अलग स्तरों में फैले हुए थे और पूरे परिसर में लगभग 50,000 लोगों को रखने की क्षमता बताई जाती है। यदि यह संख्या भी सामने रखी जाए तो कल्पना कीजिए कि उस पर्वत के भीतर कितनी जटिल दुनिया रही होगी। इस भूमिगत शहर में केवल सोने के कमरे नहीं थे, सुरंगें थीं, चर्च थे, शाही कक्ष थे और पानी पहुंचाने के लिए सिंचाई की व्यवस्था भी बनाई गई थी। पहाड़ के भीतर छिपे सीढ़ीनुमा बगीचों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था इसका एक और असाधारण पहलू थी। सब कुछ हाथ के औजारों से चट्टान काटकर तैयार किया गया। इस तरह के नगर का सबसे बड़ा फायदा उसकी गोपनीयता थी। यदि बाहर से देखने वाले व्यक्ति को यह मालूम ही न हो कि पर्वत के भीतर हजारों लोग मौजूद हैं, तो हमला करना बेहद कठिन हो जाता है। लेकिन प्रकृति के सामने यह रहस्य हमेशा छिपा नहीं रह सका। 1283 में आए एक भूकंप ने पहाड़ की बाहरी चट्टानी परत का बड़ा हिस्सा गिरा दिया। जिस संरचना को बाहर से छिपाकर बनाया गया था, उसका अंदरूनी भाग अचानक दुनिया के सामने खुल गया। यह घटना शायद वॉर्जिया की कहानी का सबसे विचित्र मोड़ है। इंसानों ने पहाड़ को इसलिए खोखला किया था ताकि वे दुनिया की नजरों से गायब रहें, लेकिन एक भूकंप ने उसी पहाड़ की दीवार हटाकर उनका रहस्य उजागर कर दिया। समय के साथ परिसर का बड़ा हिस्सा नष्ट हुआ। स्रोत के अनुसार लगभग 2/3 संरचना प्रकृति के कारण खत्म हो चुकी है। फिर भी वॉर्जिया पूरी तरह मृत नहीं हुआ। आज भी यहां धार्मिक जीवन जारी है और भिक्षु सदियों पुरानी परंपराओं को निभाते हैं। यानी पहाड़ के भीतर छिपी वह दुनिया पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। उसका एक छोटा हिस्सा अब भी जीवित है। नंबर 4, क्लिफ पैलेस, चट्टान के अंदर बसा रहस्यमयी प्राचीन नगर। उत्तरी अमेरिका की विशाल घाटियों में एक ऊंची चट्टान के भीतर प्राकृतिक खोखला स्थान मौजूद है और उसी जगह पर सैकड़ों साल पहले इंसानों ने एक पूरा आवासीय परिसर खड़ा कर दिया था। इस जगह को क्लिफ पैलेस कहा जाता है और इसे उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी चट्टानी बस्तियों में गिना जाता है। यहाँ लगभग 150 कमरे और 23 किवा बताए जाते हैं। पूरा परिसर कुछ हिस्सों में 4 मंजिल तक ऊंचा था। सबसे हैरान करने वाली बात निर्माण सामग्री है। इन लोगों के पास आधुनिक पहिए, पुली, धातु के औजार या भारी सामान ढोने वाले पशुओं की सुविधा नहीं थी। इसके बावजूद पत्थर, लकड़ी और दूसरी आवश्यक सामग्री इस चट्टानी स्थान तक पहुंचाई गई। हर चीज मानव शक्ति के सहारे लाई गई होगी। दीवारों को जोड़ने के लिए स्थानीय मिट्टी, पानी और राख से तैयार किया गया गारा इस्तेमाल किया गया। ऊपर मौजूद विशाल प्राकृतिक चट्टानी छत ने बस्ती को वर्षा और मौसम से काफी हद तक बचाए रखा।
यही कारण है कि करीब 800 वर्षों बाद भी संरचना का बड़ा भाग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लेकिन क्लिफ पैलेस का सबसे बड़ा रहस्य उसके निर्माण में नहीं, बल्कि उसके खाली होने में है। स्रोत के अनुसार 11वीं शताब्दी के अंत तक यहां रहने वाली पूरी आबादी इस स्थान को छोड़कर चली गई। जिन कमरों में लोग रहते थे, जिन स्थानों पर धार्मिक या सामुदायिक गतिविधियां होती थीं, वे अचानक एक वीरान नगर का हिस्सा बन गए। वास्तविक कारणों को लेकर अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन दिए गए स्रोत में किसी एक निश्चित कारण का उल्लेख नहीं है, और यही अनिश्चितता इसे ज्यादा रहस्यमयी बनाती है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्थान जिसे बनाने में पीढ़ियों की मेहनत लगी होगी। इतनी मुश्किल जगह तक पत्थर और लकड़ी पहुंचाई गई। सुरक्षा और मौसम से बचने के लिए प्राकृतिक चट्टान चुनी गई। पूरा समाज यहां व्यवस्थित हुआ, और फिर एक समय आया जब लोगों ने इसे पीछे छोड़ दिया। आज क्लिफ पैलेस के कमरे खाली हैं। खिड़कियों और दरवाजों से केवल घाटी दिखाई देती है। पत्थर अब भी मौजूद हैं, लेकिन जिन लोगों ने उन्हें वहां रखा था, उनकी आवाजें सदियों से गायब हैं। नंबर 5, मून हाउस, चट्टानों में छिपी 800 साल पुरानी बस्ती। अमेरिका के यूटा की गहरी और सुनसान घाटियों में एक ऐसी प्राचीन बस्ती छिपी हुई है जिसे दूर से पहचानना भी आसान नहीं। इसका नाम मून हाउस है। यह स्थान एक विशाल चट्टानी छज्जे के नीचे बनाया गया था। आसपास की चट्टानों और इसकी दीवारों का रंग इतना मिलता जुलता है कि दूर से पूरी बस्ती प्राकृतिक पहाड़ का हिस्सा दिखाई देती है। यही प्राकृतिक छिपाव इस जगह को लगभग अदृश्य बना देता था। लगभग 800 वर्षों से यहां मौजूद कई संरचनाएं अपेक्षाकृत सुरक्षित अवस्था में बची हुई हैं, लेकिन यहां पहुंचना आसान नहीं है। स्रोत में बताया गया है कि आज भी इस स्थान तक जाने के लिए संकरी चट्टानी धारों को पार करना पड़ता है, जिनके नीचे गहरी खाई मौजूद है। यही बात सबसे बड़ा सवाल पैदा करती है। प्राचीन लोगों ने इतनी कठिन और अलग थलग जगह पर अपना घर बनाने का निर्णय क्यों लिया? यदि केवल रहने के लिए स्थान चाहिए था, तो अपेक्षाकृत आसान जमीन उपलब्ध रही होगी। फिर ऐसी जगह क्यों चुनी गई जहां भोजन, पानी और निर्माण सामग्री पहुंचाना भी कठिन हो? हो सकता है कि प्राकृतिक सुरक्षा इसका एक बड़ा कारण रही हो। आसपास की चट्टानों में घुलती हुई बस्ती को दूर से देख पाना कठिन था, और वहां पहुंचने वाला कोई भी बाहरी व्यक्ति संकरे रास्तों से होकर आता। इस स्थान के भीतर एक विशेष कक्ष मौजूद है, जिससे मून हाउस का नाम जुड़ा है। वहां सफेद मिट्टी से बनाया गया एक चिन्ह आज भी देखा जा सकता है, जिसे बढ़ते हुए और पूर्ण चंद्रमा के चक्र से जोड़ा जाता है। उस निशान का वास्तविक धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व क्या था? स्रोत इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं देता, लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। 11वीं शताब्दी के अंत तक यहां रहने वाली आबादी भी इस स्थान को छोड़कर चली गई। पीछे बचे कमरे, दीवारें और वह चंद्रमा का निशान आज भी वहां मौजूद हैं। जिस समुदाय ने इतनी कठिन जगह चुनकर अपनी दुनिया बनाई, उसने अंततः उसे छोड़ क्यों दिया? मून हाउस की सबसे बड़ी खूबी शायद यही है कि यहां खंडहर किसी बड़े साम्राज्य के नहीं हैं। ये सामान्य लोगों के घर थे, और इसलिए खाली कमरों को देखकर प्रश्न और भी व्यक्तिगत लगता है। आखिर वह कौन सा दिन था जब आखिरी व्यक्ति इस चट्टान से नीचे उतरा और फिर कभी वापस नहीं आया? नंबर 6, माउंट नेमरुद, टूटे सिरों वाले देवताओं का सिंहासन। तुर्की के एक पहाड़ी शिखर पर समुद्र तल से लगभग 6889 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसा दृश्य मौजूद है जो किसी प्राचीन सभ्यता के बिखरे हुए देवताओं जैसा लगता है। यह है माउंट नेमरुद। यहां विशाल पत्थर के सिर जमीन पर पड़े हुए हैं, जबकि कभी इन्हीं सिरों के शरीर लगभग 30 फीट ऊंची विशाल प्रतिमाओं का हिस्सा थे।
इन मूर्तियों का निर्माण राजा एंटियोकस प्रथम के आदेश पर कराया गया था। भारी पत्थरों को पहाड़ की ऊंचाई तक ले जाकर इतनी विशाल प्रतिमाएं तैयार करना ही अपने आप में एक चुनौती थी। स्रोत के अनुसार कई पत्थरों का वजन कई टन था। उन्हें इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए केवल उस समय उपलब्ध मानव श्रम और साधनों पर निर्भर रहना पड़ा होगा। लेकिन कहानी मूर्तियों से कहीं अधिक रहस्यमयी है। राजा ने केवल विशाल प्रतिमाएं नहीं बनवाई, पहाड़ की प्राकृतिक चोटी को समतल कराया गया और फिर उसके ऊपर डीले पत्थरों का लगभग 164 फीट ऊंचा कृत्रिम टीला तैयार कराया गया। माना जाता है कि इसी पूरे परिसर का संबंध राजा के अंतिम संस्कार और उसकी कब्र से था। लेकिन 2000 वर्षों से अधिक समय बीतने के बाद भी एंटियोकस प्रथम का वास्तविक दफन स्थान निश्चित रूप से नहीं मिला है। इस कृत्रिम टीले की बनावट खोज को और कठिन बना देती है। ढीले पत्थरों के भीतर खुदाई करने पर ऊपर का मलबा खिसक सकता है और खोदे गए हिस्से को फिर से ढक सकता है। इसी वजह से टीले के भीतर छिपी संरचना तक पहुंचना बेहद मुश्किल माना जाता है। यानी सामने सब कुछ दिखाई देता है, राजा द्वारा बनवाई गई मूर्तियां, विशाल पहाड़ी परिसर और कृत्रिम टीला। लेकिन जिस चीज के लिए संभवतः यह सब बनाया गया वही आज भी गायब है। समय और मौसम ने विशाल प्रतिमाओं के सिर उनके शरीरों से अलग कर दिए। अब वे जमीन पर बिखरे पड़े हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इन विशाल पत्थर के चेहरों पर पड़ती रोशनी पूरे स्थान को और असामान्य बना देती है। एक राजा जिसने स्वयं को देवताओं के करीब स्थापित करने के लिए पहाड़ की चोटी चुनी, उसकी अपनी कब्र आज भी निश्चित रूप से नहीं मिली। शायद माउंट नेमरुद का सबसे बड़ा रहस्य इसी विरोधाभास में छिपा है। नंबर 7, मोगाओ गुफाएं। रेगिस्तान में बंद 1000 वर्षों की दुनिया। चीन के गोभी रेगिस्तान के किनारे बलुआ पत्थर की एक लंबी चट्टान में सैकड़ों गुफाएं बनी हुई हैं। इन्हें मोगाओ गुफाएं कहा जाता है। स्रोत के अनुसार इस विशाल परिसर में 735 गुफाएं मौजूद हैं। लेकिन ये केवल खाली सुरंगें नहीं हैं। इनके भीतर बौद्ध कला, हजारों मूर्तियों और विशाल भित्तिचित्रों की ऐसी दुनिया बनाई गई जो 1000 वर्षों से अधिक समय में अलग अलग पीढ़ियों के कलाकारों द्वारा विकसित हुई। यहां एक कठिन समस्या थी। चट्टान का बलुआ पत्थर इतना नाजुक था कि उसमें सीधे महीन मूर्तियां तराशना हमेशा संभव नहीं था। इसलिए प्राचीन कलाकारों ने लकड़ी के ढांचों, मिट्टी और भूसे के मिश्रण का उपयोग करके मूर्तियों को आकार दिया और फिर गुफाओं की दीवारों व छतों पर चित्र बनाए। इसका मतलब है कि मोगाओ किसी एक राजा या एक पीढ़ी की कल्पना नहीं थी। पीढ़ियां आती रहीं और गुफाओं के भीतर नई कला जोड़ती रहीं। लेकिन इस पूरे परिसर की सबसे रहस्यमयी खोज गुफा नंबर 17 से जुड़ी है। वहां एक नकली दीवार के पीछे एक बंद कक्ष छिपा हुआ था। यह हिस्सा लगभग 9 सदियों तक दुनिया की नजरों से दूर रहा। जब वह कक्ष सामने आया तो उसके भीतर हजारों प्राचीन दस्तावेज मिले। स्रोत में इनकी संख्या 50,000 से अधिक बताई गई है। सवाल यह है कि इतने विशाल ज्ञान भंडार को दीवार के पीछे बंद क्यों किया गया था? किसने इन्हें छिपाया? और क्या वह व्यक्ति सोचता था कि कुछ वर्षों बाद इन्हें फिर खोला जाएगा, या इन्हें हमेशा के लिए दुनिया से छिपाने का उद्देश्य था? समय बीतता गया। रेगिस्तान की रेत, भूकंप और बाद के समय में हुई लूट के बावजूद मोगाओ का बड़ा कलात्मक हिस्सा बच गया। स्रोत लगभग 4,84,000 वर्ग फीट भित्तिचित्रों के आज भी मौजूद रहने का उल्लेख करता है। इन गुफाओं में प्रवेश करने पर दीवारें केवल चित्र नहीं दिखाती, वे 1000 साल से भी ज्यादा समय में बदलती मान्यताओं, कपड़ों और कलात्मक शैलियों के निशान अपने भीतर रखती हैं। लेकिन सबसे रोमांचक विचार शायद यही है।
एक बार यहाँ एक दीवार के पीछे पूरा इतिहास छिपा मिला था। तो क्या इन सैकड़ों गुफाओं में कहीं कोई और बंद स्थान आज भी मौजूद हो सकता है? नंबर 8, माचू पिच्चू, बादलों में छिपा पत्थरों का शहर। पेरू के एंडीज पर्वतों में ऊंचाई पर स्थित माचू पिच्चू दुनिया की सबसे प्रसिद्ध प्राचीन नगरियों में से एक है। लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे ऐसी इंजीनियरिंग छिपी है जो इसे और रहस्यमयी बनाती है। इनकाओं ने इस शहर को सामान्य मैदानी जमीन पर नहीं बनाया। इसे ऊंचे और खतरनाक पर्वतीय क्षेत्र में तैयार किया गया, जहां भूकंप और भूस्खलन दोनों का खतरा मौजूद था। सबसे आश्चर्यजनक चीज इसके पत्थर हैं। विशाल ग्रेनाइट खंडों को इतनी सटीकता से काटकर एक दूसरे के साथ फिट किया गया कि कई दीवारों में गाड़े की आवश्यकता नहीं पड़ी। पत्थरों के बीच का जोड़ इतना करीबी है कि वे एक दूसरे को स्थिर रखते हैं। इस तकनीक का भूकंप वाले इलाके में विशेष फायदा था। जब जमीन हिलती तो गाड़े से जकड़ी कठोर दीवार की तरह तुरंत टूटने के बजाय ये पत्थर थोड़े हिल सकते थे और फिर अपनी स्थिति में वापस बैठ सकते थे। इससे संरचनाओं को झटकों का सामना करने में मदद मिलती थी। लेकिन ऊपर दिखाई देने वाली दीवारें माचू पिच्चू की पूरी तकनीक नहीं है। स्रोत में बताया गया है कि जमीन के नीचे जटिल नींव और जल निकासी प्रणाली बनाई गई थी। इसका उद्देश्य वर्षा के पानी को नियंत्रित करना और खड़ी पर्वतीय ढलान पर मिट्टी के खिसकने के खतरे को कम करना था। यानी शहर का बड़ा इंजीनियरिंग चमत्कार उस हिस्से में था जिसे आंखें देख भी नहीं सकती। फिर आता है पत्थरों का सवाल। भारी ग्रेनाइट खंडों को पहाड़ी इलाके में कैसे पहुंचाया गया? इन्हें किस प्रक्रिया से आकार दिया गया? स्रोत इस प्रश्न को आज भी वैज्ञानिक चर्चा से जुड़ा हुआ बताता है। इनकाओं के पास आधुनिक क्रेन या भारी मशीनें नहीं थीं, फिर भी हजारों बड़े पत्थरों को ऊंचाई पर व्यवस्थित करके एक पूरा नगर तैयार किया गया। दूर से देखने पर माचू पिच्चू प्रकृति का ही हिस्सा लगता है। हरे पहाड़ों और बादलों के बीच इसकी दीवारें चट्टानों में घुल जाती हैं। शायद यही बात इसे सबसे ज्यादा आकर्षक बनाती है। यहां पहाड़ को हटाकर शहर नहीं बनाया गया, मानो शहर को पहाड़ की बनावट के भीतर ही खोज लिया गया हो। और सदियों बाद भी सवाल यही है कि सीमित साधनों वाले उन निर्माताओं ने प्रकृति के इतने कठिन इलाके को इतनी गहराई से कैसे समझ लिया था। नंबर 9, गीजा का महान पिरामिड, पत्थरों में बंद सबसे बड़ी पहेली। मिस्र का महान पिरामिड शायद दुनिया की सबसे पहचानी जाने वाली प्राचीन संरचना है। लेकिन जितना परिचित इसका आकार है, उतने ही गहरे इसके निर्माण से जुड़े सवाल हैं। स्रोत के अनुसार इस विशाल संरचना में लगभग 23 लाख पत्थर के ब्लॉक इस्तेमाल किए गए। उनका वजन सामान्यतः कुछ टन से लेकर अत्यंत भारी खंडों तक बताया जाता है और कुछ पत्थरों का वजन लगभग 80 टन तक बताया गया है। इन पत्थरों को केवल एक दूसरे के ऊपर रखना पर्याप्त नहीं था, उन्हें काटना, सही दिशा में रखना और पूरे ढांचे की सटीक ज्यामिति बनाए रखना आवश्यक था। लगभग 12 एकड़ के आधार पर बने इतने विशाल ढांचे में त्रुटि का अंतर बहुत कम बताया जाता है। यही कारण है कि हजारों साल बाद भी इसकी निर्माण सटीकता लोगों को चौंकाती है। लेकिन सबसे अधिक चर्चा निर्माण की गति को लेकर होती है। यदि पिरामिड लगभग 20 वर्षों में पूरा हुआ तो लाखों पत्थरों को निकालना, आकार देना, ले जाना और सही स्थान पर रखना बेहद संगठित प्रक्रिया रही होगी। स्रोत इस गति को लगभग हर कुछ मिनट में एक ब्लॉक स्थापित किए जाने के स्तर से जोड़ता है। फिर प्रश्न उठता है, यह व्यवस्था कैसे काम करती थी? भारी पत्थरों को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार के रास्ते या ढांचे बनाए गए? विशेष रूप से ग्रेनाइट जैसे कठोर पत्थर को उपलब्ध प्राचीन औजारों से इतनी सटीकता से आकार देने की वास्तविक कार्य प्रणाली कैसी थी? इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने
निर्माण संबंधी कई व्यावहारिक सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, लेकिन स्रोत का केंद्र उन तकनीकी प्रश्नों पर है जो आज भी आम लोगों को हैरान करते हैं। पिरामिड की विशालता को तस्वीर में समझना कठिन है। उसके पास खड़े होने पर हर एक पत्थर इंसान की तुलना में बहुत बड़ा महसूस होता है। फिर नजर ऊपर जाती है और वही पत्थर हजारों की संख्या में एक विशाल ज्यामितीय पर्वत में बदल जाते हैं। शायद महान पिरामिड का रहस्य किसी जादुई तकनीक में नहीं, बल्कि उस प्राचीन संगठन और इंजीनियरिंग क्षमता में छिपा है जिसकी पूरी कार्य प्रणाली हमारे सामने लिखित रूप में नहीं बची। इसी कारण हजारों वर्षों बाद भी एक साधारण सवाल जीवित है, उन्होंने इसे आखिर किया कैसे? नंबर 10, पेट्रा, लाल चट्टानों के भीतर छिपी रहस्यमयी नगरी। जॉर्डन के सूखे रेगिस्तान में जहां दूर दूर तक केवल लाल और गुलाबी चट्टानें दिखाई देती हैं, उन्हीं पहाड़ों के बीच एक ऐसी प्राचीन नगरी छिपी हुई है जिसे देखकर पहली नजर में विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि इसे इंसानों ने बनाया था। इस जगह का नाम है पेट्रा, लेकिन पेट्रा तक पहुंचना भी इसकी कहानी का हिस्सा है। यहां कोई विशाल द्वार दूर से दिखाई नहीं देता। शहर तक पहुंचने के लिए सबसे पहले 2 ऊंची चट्टानों के बीच बने एक बेहद संकरे प्राकृतिक रास्ते से गुजरना पड़ता है। कई जगह यह रास्ता केवल लगभग 7 फीट चौड़ा रह जाता है, जबकि दोनों तरफ की चट्टानें सैकड़ों फीट ऊपर तक उठी हुई हैं। जैसे जैसे इंसान इस अंधेरे और संकरे रास्ते के भीतर आगे बढ़ता है, सामने क्या आने वाला है इसका अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन होता है। और फिर अचानक 2 चट्टानों के बीच से पेट्रा की सबसे प्रसिद्ध विशाल पत्थर की इमारत दिखाई देती है। लेकिन यही पेट्रा का पहला भ्रम है। जो संरचना सामने दिखाई देती है वह कोई अलग अलग पत्थरों से बनाई गई इमारत नहीं है। इसे सीधे एक विशाल पहाड़ की चट्टान में काटकर तैयार किया गया था। प्राचीन कारीगरों ने नीचे से ऊपर की ओर दीवारें नहीं बनाई। उन्होंने चट्टान की ऊंचाई से काम शुरू किया और ऊपर से नीचे की ओर पत्थर हटाते चले गए। धीरे धीरे उसी ठोस चट्टान के भीतर से स्तंभ, दरवाजे, मूर्तियां और पूरा भव्य मुखौटा सामने आता गया। इस तकनीक की सबसे डरावनी बात यह थी कि गलती सुधारने का लगभग कोई मौका नहीं था। यदि किसी कारीगर ने स्तंभ का एक हिस्सा जरूरत से ज्यादा काट दिया तो उसे दोबारा जोड़ना संभव नहीं था। यदि किसी जगह चट्टान में बड़ी दरार पड़ गई तो महीनों या शायद वर्षों का काम बर्बाद हो सकता था। फिर भी पेट्रा की कई संरचनाओं में इतनी संतुलित आकृतियां और इतनी स्पष्ट नक्काशी दिखाई देती है कि सवाल उठता है, उन प्राचीन निर्माताओं ने पूरी इमारत की योजना चट्टान काटने से पहले आखिर कितनी सटीकता से तैयार की होगी? और यह काम जमीन पर खड़े होकर नहीं किया जा रहा था। कारीगरों को चट्टानों की ऊंचाई पर काम करना पड़ता था। वे किस तरह ऊपर पहुंचते थे, किस प्रकार लंबे समय तक एक ही स्थान पर टिककर पत्थर काटते थे और भारी मलबे को नीचे हटाते थे, इन सभी बातों को समझना पेट्रा के निर्माण को और भी आश्चर्यजनक बना देता है। लेकिन पेट्रा का असली रहस्य केवल इसकी चट्टानी इमारतों में नहीं है। यह शहर रेगिस्तान के बीच स्थित था, जहां पानी जीवन और मृत्यु का अंतर तय कर सकता था। फिर भी यहां कभी लगभग 30,000 लोगों को संभालने योग्य एक विकसित नगरी मौजूद थी। इसका कारण था पेट्रा की बेहद उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था। प्राचीन निवासियों ने वर्षा और आसपास से आने वाले पानी को पकड़ने, उसे मोड़ने और लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए नालियां, जल मार्ग और भंडारण प्रणाली तैयार की थी। यानी जिस रेगिस्तान में पानी सबसे बड़ी कमजोरी हो सकता था, पेट्रा के लोगों ने उसी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। पानी का प्रवाह नियंत्रित करना केवल पीने के लिए जरूरी नहीं था। अचानक आने वाली तेज वर्षा और बाढ़ इस संकरी घाटी में भारी तबाही मचा सकती थी। इसलिए जल व्यवस्था का उपयोग शहर को बचाने के लिए भी किया जाता रहा होगा। यह बताता है कि पेट्रा बनाने वाले लोग
केवल शानदार वास्तुकार नहीं थे, बल्कि उन्हें अपने आसपास की प्रकृति और उसके खतरों की भी गहरी समझ थी। शहर की स्थिति भी अपने आप में एक प्राकृतिक सुरक्षा व्यवस्था थी। चारों तरफ ऊंची चट्टानें और मुख्य प्रवेश के लिए बेहद संकरा रास्ता होने के कारण किसी बड़ी सेना के लिए अचानक पेट्रा में प्रवेश करना आसान नहीं रहा होगा। शहर बाहर से लगभग छिपा हुआ था। कोई व्यक्ति यदि इस इलाके से गुजर भी रहा होता तो संभव था कि उसे अंदाजा ही न लगे कि इन चट्टानों के पीछे एक विशाल नगरी मौजूद है। लेकिन पेट्रा केवल छिपा हुआ शहर नहीं था, यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी बना। अलग अलग इलाकों से आने वाले व्यापारी यहां से गुजरते थे और इसी व्यापार ने शहर को समृद्ध बनाने में भूमिका निभाई। रेगिस्तान के बीच मौजूद यह नगरी अचानक अलग अलग संस्कृतियों और लोगों के मिलने वाले केंद्र में बदल गई। फिर समय बदला, व्यापारिक रास्ते बदलने लगे, राजनीतिक परिस्थितियां बदल गईं और धीरे धीरे पेट्रा का महत्व कम होता गया। जिस शहर में कभी हजारों लोगों की आवाजें गूंजती थीं, वहां खामोशी छाने लगी। इमारतें वहीं रहीं, लेकिन उन्हें बनाने वाले और उनमें रहने वाले लोग धीरे धीरे गायब हो गए। समय के साथ पेट्रा का बड़ा हिस्सा दुनिया की सामान्य नजरों से दूर हो गया। और यही वह बात है जो इस शहर को आज भी रहस्य से भर देती है। पुरातत्वविदों का अनुमान है कि आज जो हिस्सा दिखाई देता है वह पूरे प्राचीन पेट्रा का केवल लगभग 15% हो सकता है। यानी जिन विशाल मंदिरों, कब्रों, रास्तों और चट्टानी इमारतों को देखकर आज लोग हैरान होते हैं, वे शायद उस प्राचीन नगरी का एक छोटा सा हिस्सा मात्र हैं। यदि बाकी हिस्सा अब भी जमीन और चट्टानों के नीचे मौजूद है, तो वहां क्या छिपा हो सकता है? क्या और बड़े भवन अभी तक दबे हुए हैं? क्या ऐसी सुरंगें हैं जिनका प्रवेश समय के साथ बंद हो चुका है? क्या ऐसे कमरे मौजूद हैं जिन्हें सदियों से किसी इंसान ने नहीं देखा? इन प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर अभी हमारे सामने नहीं हैं। पेट्रा के सामने खड़े होकर सबसे विचित्र एहसास यही होता है कि यहाँ पत्थर केवल काटे नहीं गए थे, बल्कि मानो पूरे पहाड़ को एक शहर में बदल दिया गया था। और आज हजारों साल बाद भी हम उस शहर का केवल एक हिस्सा देख पा रहे हैं। शायद पेट्रा का सबसे बड़ा रहस्य वह नहीं है जो हमारे सामने दिखाई देता है। असली रहस्य वह है जो अब भी इन लाल चट्टानों के पीछे और जमीन के नीचे छिपा हुआ है। इन जगहों के पत्थर आज भी मौजूद हैं, लेकिन उन्हें बनाने और उनमें रहने वाले लोग बहुत पहले जा चुके हैं। पीछे रह गए हैं कुछ निशान और कई अनुत्तरित सवाल। आज के वीडियो में इतना ही। ऐसी ही रहस्यमयी जगहों की अगली यात्रा में फिर मिलेंगे।